अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, हर मोमिन सीसा पिलाई दीवार बन जाता है। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और तादाद के एतबार से बड़ी फौज के जोम ने भारत को शिकस्त की ऐसी गहरी खाई में धकेल दिया है जहां से निकलने में शायद उसे बरसों लग जाएं। कड़वाहट से भरपूर भारतीय फौज के लहजे अब मिनमिनाते हुए अपनी कौम को वजाहत देने पर मजबूर हो गए हैं। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में भारत के डीजी एयर ऑपरेशन से 2 बार सिर्फ एक सवाल पूछा गया, राफेल तैयारे गिरे या नहीं। लेकिन दोनों मर्तबा ही इस सवाल का जवाब कहीं हलक में अटक सा गया हो। Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं। कितने जहाज थे, किस तरह की लड़ाई हुई, you know, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained, and it is bound to happen. नाज़रीन, पुलवामा में MiG-21 गिरा तो भारत ने राफेल तैयारों की ख्वाहिश का इजहार किया था। अब जहां राफेल जमीन बोस हुए तो वहीं रॉ भी बुरी तरह फेल हो गई। पाकिस्तान के भारत पर सिर्फ एक हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख बदली, बयानियां बदला, गलतफहमियां बदली और आज दुनिया मुतरफ है कि पाकिस्तान ने जो किया वो जदीद तारीख का शानदार कारनामा है। फिर दुनिया ने वो लम्हा भी देखा जब भारत जमीनी फिजाई सफारती सतह पर हार कर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, जिसके बाद उसने जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार किया। Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response, we responded to the already made request of the Indians, who was asking for non-escalation. So I think the record publicly, the facts speak for themselves. नाज़रीन, जंग से पहले ही टीवी स्क्रीनों पर जंग का मैदान सजाने वाला भारत अब कशीदगी कम करने की बातें कर रहा है। तारीखी नाकामी की हजीमत से दो चार भारतीय वजीर आजम को अपोजिशन जमातें भी आड़े हाथों ले रही हैं। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला भी अब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जंग की वजह से पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया है। Pakistan has, by design, unfortunately again managed to internationalize the question of Jammu and Kashmir. The US seems to be keen to inject itself in the role of a moderator, interlocutor, whatever word you want to use for it. जब नाम नरेंद्र होगा तो काम तो फिर सरेंडर करना ही होगा। नरेंद्र मोदी भारत के वाहिद वजीर आजम बन गए हैं जो मैदान जंग में पाकिस्तान से सिर्फ 6 बरसों में 2 बार हार चुके हैं। अब भारत जंगी मैदान से भागकर सफारती महाज पर हाथ पांव मार रहा है। मुज़ाकरात की जो ऑफर पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत को दी थी, वो ऑफर पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठाने के बाद भारत को तकरीबन 3 हफ्ते बाद समझ आ गई है। नाज़रीन, जंगी माहौल से निकलने के बाद पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात की मेज पर किन ऑप्शंस पर गौर कर सकते हैं, इस हवाले से आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, बड़ी मईशत, बड़ी फौज, नाम नेहाद बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत जंग के बाद सफारती महाज पर भी बुरी तरह फेल हो गया। भारत अब अपनी खारजी महाज पर नाकामी का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाएगा। सवाल नंबर 2, गुज़िश्ता 6 साल में जंगी महाज पर 2 बार हारने के बाद क्या अब यह कहा जा सकता है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान पर 11 साला हुक्मरानी का सूरज गरूब हो रहा है? सवाल नंबर 3, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौजी हुकाम से 2 बार सवाल पूछने के बावजूद भी भारत मुसलसल राफेल तैयारों से मुतालिक इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर रहा है, जबकि फ्रांसीसी कंपनी राफेल के मार्केट में शेयर तकरीबन 10% तक गिर चुके हैं। कंपनी को होने वाले भारी नुकसान का जिम्मेदार किसको समझा जाए, राफेल की टेक्नोलॉजी को या फिर भारतीय फिजाइया को? सवाल नंबर 4,
भारत पाकिस्तान के साथ तनाज़ात के हल के लिए किसी फरीक की सालसी को मानने से मुसलसल इनकार करता चला आया है। क्या वजह है कि हालिया जंग हारने के फौरन बाद भारत ने अमरीकी सालसी की ऑफर को फौरन कबूल कर लिया? सवाल नंबर 5, जंग के मैदान में नाकामी के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कड़ी तनकीद की जद में हैं, जिसके बाद ये आवाजें भी सामने आई कि वजीर आजम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी जानिब भारत में जो जंग बंदी को खुशाइन करार देते हैं उन पर RSS वतन दुश्मनी का इल्जाम लगा देती है। भारत का सबसे बड़ा मसला क्या है? पढ़ा लिखा वजीर आजम ना होना या फिर हिंदुत्व की इंतहा पसंदाना सोच? सवाल नंबर 6, पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने इस पेशकश को कबूल करने के बजाय जंग मुसल्लत कर दी। जंगी मैदान में नाकामी के बाद भारत अब मुज़ाकरात की बातें करने पर मजबूर हो गया। क्या इस सूरत हाल में भारत के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए या भारत को मुज़ाकरात की बेस पर एक हारे हुए फरीक के तौर पर ट्रीट करना चाहिए? सवाल नंबर 7, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी के 3 निकाती एजेंडे पर भारत से मुज़ाकरात करेगा। अगर ये मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते तो इस सूरत हाल में दोनों ममालिक कहां खड़े होंगे? इन सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो तारड़ साहब, अब से कुछ घंटे पहले नरेंद्र मोदी की जानिब से एक तकरीर की गई। पहली दफ़ा कौम से खिताब किया गया, भारतीय अवाम से उसने खिताब किया जब से ये एस्केलेशन हुई है। मैं सबसे पहले तो आपके कमेंट्स लेना चाहूँगा मोदी की इस तकरीर पर। मंसूर साहब, वो मुहावरा है खुशियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि एक तो ये स्पीच आफ्टर थॉट लगती है। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तकरीर की जिस दिन ये मार्का सर हुआ। हम विक्टोरियस थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनकी बेसिस डिस्ट्रॉय की, उनके एम्यूनिशन डेपोज डिस्ट्रॉय किए, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह की, मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह किया। एंड वो बेसिकली आपको याद होगा कि 10 मई को ही जब वो टीवी पे आए उनके स्पोक्स पर्सन मिलिट्री के, तो उन्होंने क्या कहा कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए जी। और डी एस्केलेशन की बात उन्होंने की, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई थी। और आपने देखा होगा चेहरा उतरा हुआ था, आवाज बैठी हुई थी, बुरा हाल था। और ये कहा कि जी पाकिस्तान ने हमारी 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह किया है। अब 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन वो मुंह से मान गए। और अपनी इक्विपमेंट का तबाह होना, ब्राह्मोस का जो एक एम्यूनिशन डेपो था उसका तबाह होना। तो मैं समझता हूं कि ये एक तकरीर जो थी, ये अटेम्प्ट था अपनी खिफत मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी खत्म करने के लिए। क्योंकि इंडिया में आवाजें उठ रही हैं। हमारे यहाँ तो जश्न है मंसूर साहब, बाहर जाएं आप, यकीन माने जहां से गुजरते लोग विक्ट्री का निशान बनाते हैं, लोग झंडे लेके निकले हुए हैं, लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। हमारे लोग जाग गए हैं, उनमें एक नया जज्बा जाग गया है और वो पाकिस्तान की इस विक्ट्री पे इतने खुश हैं कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। कैन वी से द सेम फॉर इंडिया? नो सर, बिकॉज वहां पे सफे मातम बिछी हुई है। उनके शहरों के अंदर लोग आपस में लड़ रहे हैं, मोदी सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर की और एक फेल्ड पॉलिटिशियन की स्पीच थी जो अपने हलके को खुश करने के लिए झूठे दावे कर रहा था। इससे आगे ये कुछ नहीं था। देखिए, हमने तो रडार पे कल एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने वो निशानात दिखाए कि हमने जहां जहां इनको निशाना बनाया है, इनके 5 राफेल गिराए हैं। हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड डेटा अवेलेबल है ऑन आवर रेडार एंड ऑन आवर सिस्टम ऑन द एरोप्लेन। तो इनके पास क्या है? झूठ, और झूठ इनका बेका नहीं मंसूर साहब। अच्छा तारड़ साहब, आप खुद भी जाहिर बात है एक पॉलिटिशियन है, इलेक्शंस आप भी लड़ते हैं। मैं जरा इस पर्सपेक्टिव से इस तकरीर को जरा एनालाइज करना चाहूँगा। आपने बात दुरुस्त की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि एक हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर है, एक फ्रस्ट्रेटेड प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये एडवेंचर शुरू तो कर दिया। अब लग इस तरह रहा था कि एक उसने खंदक खोद दी है, उसमें गिरता जा रहा है और निकलने के लिए उसको जगह नहीं मिल रही। लेकिन जब ये इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, मैंने उसकी जो तकरीर सुनी उसमें उसने दोबारा बात की कि अब अगर दोबारा कुछ हुआ तो हम फिर हमला कर देंगे। आई एग्री विद यू कि वो एक बहुत इस वक्त एक डिप्रेशन का शिकार भी है। तो ऐसे शख्स से फिर आप क्या दोबारा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई इस तरह मिस एडवेंचर दोबारा भी कर सकता है? देखिए, वो ये कहेगा जरूर, मगर देखिए मंसूर साहब, कुछ ना जो मिलिट्री डोमिनेंस है। नाउ लेट्स टॉक फैक्ट्स। राफेल को JF-17 थंडर J-10 ने मार गिराया, एयरफोर्स का मोराल डाउन, जहाज पीछे चले गए, एयरफोर्स इनकी तकरीबन लड़ने से इनकारी हो गई बिकॉज वो आ नहीं सकते थे ना इतने बड़े लॉस के बाद। और मंसूर साहब, इजियर सेड देन डन। 10 मिनट के अंदर $1.2 अरब इनके डूबे ये जहाज गिरने से।
और देखिए कितनी शर्मिंदगी है, जहां पे एक तरफ चाइना फखर कर रहा है कि हमारे जहाज जो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में थे उनके स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं, फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि उनके स्टॉक्स ऊपर चले गए। दूसरी तरफ राफेल के स्टॉक्स गिर गए हैं, और वो स्टॉक्स गिरने से देखिए ना बड़ी परेशानी और बड़ी पशेमानी का ये मकाम है कि मिलिट्री माइट जो थी वो हमारी एस्टेब्लिश हो गई और इनके छुपने की जगह नहीं मिल रही, इनके लिए तो शर्मिंदगी है। दूसरा, इनकी कम्युनिकेशन जैम होनी, इनके मिलिट्री टारगेट्स एक एक करके पोस्टें उड़ी हैं। आपने मीडिया में देखा है उस लाल दायरे के अंदर ठक करके इनकी पोस्टें उड़ रही हैं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए हैं। तो देखिए इतने बड़े लॉस के बाद, और जो अभी आदमपुर से वीडियो आई है जो उनकी पूरी एयरबेस उड़ी है और धुएं उठ रहे हैं, और देखिए हमारे ड्रोन तो दिल्ली तक ऊपर पहुंच गए थे ना, दिल्ली के ऊपर परवाजें कर रहे थे दिल्ली की फिजाओं में। तो ये गीदड़ भपकियां हैं, और ये कह देना कि हम दोबारा करेंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो ये मार्का हक में फतह हासिल की अल्लाह ताला के फजल से, अब मिस एडवेंचर का इनका इरादा जरूर होगा, ये मकार भी हैं, ये बदनीयत भी हैं, मगर अब जरूरत नहीं होगी मंसूर साहब जो इस कौम की आर्म फोर्सेस ने कर दिया है और जिस तरीके से किया है। देखिए इट्स नेवर द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। और जो दो लोग घर से निकले हो शहादत का जज्बा लेके कि जी हमने तो शहीद होना है, तो ये कैसे मुकाबला करेंगे हम लोगों का? हमारे तो 7 साल का बच्चा शहीद हुआ है, उसका बाप इतने फख्र से खड़ा था अपने बिल्कुल एक कमसिन बच्चे की लाश को दफनाते हुए, तो क्या मुकाबला करेंगे ये लोग? और ये बिल्कुल इरादा होगा इनका, मगर अब मोदी के अल्फाज के पीछे उसकी आर्म फोर्सेस का जज्बा नहीं है, उसकी आर्म फोर्सेस का इरादा नहीं है। ये खोखले अल्फाज एक हारे हुए प्राइम मिनिस्टर के हैं, उनका मोराल आर्म फोर्सेस का नोज डाइव करके नीचे जा चुका है। तो आई डोंट थिंक कि उसकी आर्म फोर्सेस में ये कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा ऐसा काम कर सके। डॉक्टर साहब, इस सारी चीज के अंदर मैं एक और एलिमेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा, और वो है डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना, उसका सीज फायर का ऐलान करना। इस वक्त इंडिया के अंदर जो है वो इस बारे में भी बड़ी तशवीश पाई जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों किया, एक थर्ड प्लेयर जो है इस मामले पे क्यों आया। फिर उसके बाद उसने ये भी अनाउंस किया कि जी मसला कश्मीर के ऊपर जो है मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूं, इसके ऊपर भी फ्रस्ट्रेशन है। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर उसने ये बात की कि जी पाकिस्तान से अगर कोई बात हो सकती है तो सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से हो सकती है, और उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बस इसके ऊपर बात हो सकती है और हम किसी चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया है ये एक्चुअली आगे चलेगा, या नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में एक्चुअली इसका दरवाजा आज बंद कर दिया? देखिए भारत की जो गरूर था और जो घमंड था पूरे रीजन के अंदर, आप रीजनल प्लेयर्स को देखें ना, बांग्लादेश से लेके मालदीव तक सब तंग थे कि ये किस बात का घमंड है। और हमारी इस मिलिट्री डोमिनेंस और हमारी फतह ने अल्लाह ताला के फजल से दुश्मन के दिलों में जो हमारा खौफ बिठाया, वहां हमारे दोस्त और हमारे एलाइज जो इलाके के अंदर भी हैं, रीजन के अंदर हैं, उनको भी हौसला मिला है कि कोई है जो इस झूठी राइजिंग इंडिया की नोशन को नीचे गिराना जानता है, कोई है जो भारत की आंखों में आंखें डाल के उसके घमंड को तोड़ना जानता है अल्लाह के फजल से। तो ये एक ओवरऑल रीजनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है। अब ये कहना इनका, देखिए हमने तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया कि वो इसमें जो किरदार अदा कर रहे हैं, और देखिए उनका कश्मीर के बारे में ट्वीट करना और कश्मीर का नाम लेना, ये मंसूर साहब बहुत बड़ी बात है। इसको भारत ने नो गो एरिया बनाया था, हमारे तो शहर आ गया ना, हमारे तो खून में है जी। हम इसकी सफारती, हम इसकी इखलाकी, हम इसकी सियासी हिमायत कश्मीरी स्ट्रगल की मरते दम तक जारी रखेंगे और जारी रखे हुए हैं। यूएन ने हक खुदरादियत दिया है रेजोल्यूशंस के थ्रू। तो देखिए ये जो मोदी की एरोगेंस और उसकी स्टेट का एक इनर्शिया इस तरह का बना हुआ था ना, और अब ये कहना कि जी हम किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप मीन्स वेल, ही इज अ प्रेसिडेंट हु वांट्स पीस हर जगह पे, और वो चाहते हैं कि एक पीस जो है वो मेंटेन किया जाए। तो देखिए ना, अब जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर के अंदर जो इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर है वहां पे मजालिम भी ढाए जा रहे हो और अमन भी हो? तो ये अमन कश्मीर के बगैर मुमकिन नहीं होगा। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की दानिशमंदी है और एक उनकी दूरंदेशी भी है कि उन्होंने कश्मीर का नाम लिया। अब भारत में तो ये भी नहीं था कि वो शुक्रिया अदा कर देते।
तो देखिए पाकिस्तान आई थिंक डिप्लोमेटिकली हमने अपने पत्ते अच्छे खेले हैं। ठीक। और जब कोई मामला चलेगा तो आई थिंक कश्मीर तो पाकिस्तान के एजेंडे के ऊपर है ही है, और यूएस ने उसको इंडोर्स किया है कश्मीर का नाम लेके, जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल ट्वीट किया उस पर शुक्रिया किया गया कि जी मेहरबानी आपने ये किया और आपने कश्मीर का नाम लिया। मैं तार साहब जरा उस इशू के ऊपर स्टार्ट करना चाहूंगा जहां से एक्चुअली मामला खराब होना शुरू हुआ, और दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंध तास मुआहदा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम इससे जो है अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, और ये सस्पेंशन अभी भी बरकरार रहेगी। तो उनकी तरफ से जो स्टांस लिया जा रहा है वो ये है कि जी हमारी इस पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है, पाकिस्तान के जो पानी है उसको अगर हमने रोकना होगा, वक्त के साथ साथ उस पर हमने कोई कंस्ट्रक्शंस करनी होगी, वो उसी तरह ही चलेंगी। इस स्टेटस के हवाले से पाकिस्तान अब क्या मौक़िफ़ रखता है? देखिए पहली बात ये कि इंडस वाटर ट्रीटी जैसे कि ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुका कि यकतरफा तौर पे ना वो सस्पेंड हो सकती है, ना टर्मिनेट हो सकती है, ना अनल हो सकती है। ये 100 कहते रहे, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना अपने लोगों को खुश करने के लिए कि ये हमने कर दिया। आज मैं उनका एक स्टॉन्च राइट विंग का जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसने लिखा हुआ था कि इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इंडिया रोक ही नहीं सकता, स्पिलवेज खुले हैं, पाकिस्तान के दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। देखिए अब ये काम करने के लिए भी ना उसको बड़ी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करना पड़ेगा जो उसके पास है नहीं। ठीक। देखिए हमारे जब वर्ड यहां से हम बोलते हैं ना, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं बतौर पाकिस्तानी, हमें मान है अल्लाह ताला के फजल से, हम अल्लाह ताला के आगे सर झुका के इस बात पे मान करते हैं कि हमारे पीछे ऐसी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी हैं जो जुर्रत, हिम्मत और हौसले की मिसाल हैं, कि जो दुश्मन का गरूर, उसका घमंड खाक में मिला के उसको धूल चटाना जानते हैं। हम तो इस कॉन्फिडेंस पे बात करते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए। ये किस कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे? इनको इस बात की गारंटी नहीं रही कि अगर ये ऐसा कर दें तो इनकी आर्म्ड फोर्सेस वापस लड़ सकेंगी, उनका तो मोराल नीचे जा चुका है। ठीक। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। और देखिए ये अब लीगल मामला है, और लीगल मामला हमारी फेवर में ज्यादा मजबूत इसलिए है कि हमारी इंडस वाटर ट्रीटी पे पोजीशन मजबूत है, इनकी तरफ वायलेशंस हैं, ला कानूनियत है, यकतरफा तौर पे उसको सस्पेंड करने की कोशिश है, और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ इन्होंने ये कर नहीं सके। ये करेंगे, उसका हम लाहे अमल बनाएंगे, बिल्कुल उस पर बातचीत करेंगे और बड़ा स्ट्रांगली उस पर हम अपना देंगे लाहे अमल। बट पॉइंट ये है कि इस वक्त प्रैक्टिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी का भी कुछ नहीं कर सकते, 100 बयान देते। तार साहब जब जाहिर बात है बात मीडिएशन की आएगी और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की आएगी, तो इंडिया जो है वो पिछले 1.5 से 2 साल से उनका ये कहना है कि जी हम बार बार पाकिस्तान को कह रहे हैं कि इस सिलसिले में जो है इसको रीनिगोशिएट करें। तो क्या पाकिस्तान ने इस बारे में सोचा है कि अगर रीनिगोशिएट करने की बात आती है तो पाकिस्तान विल बी विलिंग टू सिट ऑन द टेबल? देखिए इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारे 24 करोड़ अवाम का हक है उस पानी पे, ये कौम की अमानत है और ये कौम जो चाहेगी वो होगा। देखिए अब अगर ये चाहें कि ये पाकिस्तान के साथ इस पे कोई पाकिस्तान के अवाम के मफाद के खिलाफ या उनके हक के खिलाफ कोई ऐसा मामला कर जाए, ये मुमकिन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि एक लीगल पोजीशन हमारी है, वो लीगल पोजीशन हम स्टेट करते रहेंगे, मगर इनकी वायलेशन इतनी है कि उन वायलेशंस का हुजम इतना ज्यादा है कि पहले तो उस पर इनको जवाब देना होगा ना। ठीक। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आगे बढ़ते हुए कोई चेंज या कोई ऐसा अमेंडमेंट हो सकती है, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ लाइन है पानी, और इसके ऊपर आगे जाते हुए पहले इनको वायलेशंस माननी होगी और इनको ये स्टेप वापस लेना, उसके बाद आगे कोई चीज जो है वो लीगल राइट्स की इन्फोर्समेंट की बारी आएगी। तो ये मुझे फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता ऐसा कोई भी मामला। तार साहब एक और चीज पिछले 24 से 48 घंटे में जो हमने देखा, एक तो वो कोई किसी खातून पायलट के बारे में बात हुई, उसके ऊपर तो DGISPR ने कल उसको क्लियर कर दिया कि नहीं वो हमारे पास जो है वो कोई ऐसी कोई खातून पायलट मौजूद नहीं है। लेकिन इंडिया की जानिब से एक और क्लेम किया जा रहा है और वो ये है कि जी हमारा कोई BSF का जवान जो है वो पाकिस्तान की तहवील में है। जरा उसके बारे में भी काइंडली क्लियर कर दीजिए कि क्या कोई इस तरह है, कोई BSF का जवान हमारे पास है उनका? देखिए इनिशियली ये रिपोर्ट्स आई थी, ये शुरू के दिनों की बात है, 22 अप्रैल के बाद की बात है। ठीक। अभी इंडिया के अटैक वाला मामला नहीं हुआ था, तो तब ये बात नोटिस में आई थी कि एक BSF का जवान जो है वो हिरासत में लिया गया है, मगर उस हवाले से मजीद तफसीलात इस वक्त नहीं है।
कोई आती हैं तो मैं जरूर आपसे शेयर कर। एक और एलिमेंट जो इस मतलब क्योंकि जारी बात है जिसे कहते हैं ना विक्टिम्स ऑफ वॉर, उसके अंदर जो है वो करतारपुर की जो राहदारी है, जो सिख बरादरी है उनकी जो पिलग्रिमेज थी, जो वो यहाँ पे आते थे अपने इस करतारपुर पे, उसका रास्ता भी जो है वो भारत की जानिब से रोक दिया गया है। हमारी तरफ से अभी भी स्टेटस को वैसे ही है, हमारी तरफ से कोई बंदिश तो नहीं है सिख बरादरी के लिए। मैं दुनिया में मौजूद सिख बरादरी को यह कहना चाहता हूं आपके शो के तवसत से कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो आपके मुकद्दस मुकामात, जिसमें ननकाना साहब, जिसमें पंजा साहब, जिसमें करतारपुर शामिल है, हम ना सिर्फ इनकी हिफाजत करने वालों में से हैं, कोई अगर इनकी तरफ मैली आंख से देखेगा सबसे पहले हम खड़े होंगे, और हम इनकी खिदमत और सेवा करने वाले लोगों में से हैं। और हमने सिख यात्रियों के वीजे भी कैंसिल नहीं किए, आपका हक है इन मकामात के ऊपर, और हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ खड़े इस चीज में। तो करतारपुर हमारी तरफ से आपके लिए खुला है, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। आपकी सरकार ने वहां से बंद किया है, आप जब आना चाहें हम हाजिर हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम अपने सिख बहन भाइयों के लिए उनके मुकद्दस मकामात का रास्ता रोकने का सोच भी नहीं सकते। आपने करतारपुर को खोलने की तो बात की, एक और चीज जो इसी जंग के दौरान खुल गई वो था एक्स का प्लेटफॉर्म, जो काफी देर से बंद था लेकिन इस दौरान जो है वो कम से कम खोल दिया गया। इसकी राहदारी भी खुली रहेगी या इसको बंद करने का दोबारा इरादा है आप लोगों का? देखिए, पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने, पाकिस्तान के मीमर्स ने, पाकिस्तान की जेन जी ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और बेहतरीन किरदार अदा किया पाकिस्तान के डिफेंस में। तो उम्मीद करनी चाहिए कि एक मुस्बत इसका हल निकले, और जो कोर्ट केस है उधर भी मामला अगर सेटल हो जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई मजायका नहीं। मेरे सवाल का जवाब फिर जरा मैं चाहूंगा आप इस पर जरा दे दें, ये सिलसिला खुला रहेगा या ये अनकरीब इसका स्विच फिर बंद हो जाना है, सिर्फ ये बता दीजिए। देखिए, मैं ये चाहूंगा कि एक कोर्ट केस है जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का जवाब जमा है, मैं ये कह रहा हूं कि वहां अगर कोई मैटर सेटल हो जाता है ठीक, और हम इसका अच्छा हल निकाल लेते तो मेरा ख्याल इसमें कोई मजायका नहीं, इसका हल निकलना चाहिए। एक और मैंने पिछले हफ्ते जब इस सारी चीज़ के दौरान आपका इंटरव्यू किया, उस वक्त आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपकी अपोजिशन जमात है, उसके लिए बड़े अच्छे अल्फाज आपने अदा किए। आपने कौमी असम्बली में भी अपनी तकरीर के दौरान भी इमरान खान साहब के लिए बड़े अच्छे आपने अल्फाज अदा किए। कल DGI-SPR ने नौजवानों के हवाले से, वो तो उमूमी तौर पर बात कर रहे थे कि नौजवानों का उन्होंने ख़ास तौर पर डिजिटल फ्रंट के ऊपर बड़ा शुक्रिया अदा किया। इस सारी चीज़ में जो ख़ास तौर पर आपकी अपोजिशन जमात है, जो उनके वॉलंटियर्स या उनके सपोर्टर्स ने जो जैसा भी किरदार अदा किया सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर आपकी क्या राय है? मैं उनको सलाम पेश करता हूं, तमाम पाकिस्तानियों को, वो किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, जिनका तरीके इंसाफ से भी ताल्लुक है, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान, मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के लिए अपना किरदार अदा किया। माई हार्ट गोज आउट टू देम एंड आई सल्यूट देम। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा किरदार अदा किया है कि जो तारीख में याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया खड़ा हो गया था। वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि इस मौके पे कुछ लोग हैं जो परसों से कुछ तरह थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें। मैं उनको कहूंगा कि ये काम ना करें। तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट से कुछ नेगेटिविटी की कोशिश की जा रही है। जिन्होंने अच्छा किरदार किया वो सर आंखों पे, मगर जो लोग ये काम कर रहे हैं वो उनको नहीं करना चाहिए और उनको इस काम से बाज रहना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, ऑपोजिशन ने ओवरऑल जो किरदार अदा किया है, मैं आज भी इसकी तारीफ कर रहा हूं, आई एम ऑन रिकॉर्ड। मैं हमेशा इस मौके पे जो उनका किरदार है उसकी तारीफ करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे और पाक भारत कशीदगी के हवाले से ही अब सीज फायर के बाद की क्या सूरत हाल है और अमरीका की एंट्री, इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद है। कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कसूरी साहब, शुरू में अमेरिका का रवैया काफ़ी इंडिफरेंट रहा है पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन एकदम अब उसकी एंट्री होती है। इस तनाव में इतनी संजीदगी अमेरिका की जानिब से किस तरह देख रहे हैं आप? इसकी जी कई वजूहात हैं। एक तो ये थी कि बुनियादी तौर पर वो प्रेसिडेंट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी और उसकी बुनियाद ये थी कि उन्होंने फैसला किया कि वो चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को खड़ा करेंगे और हिंदुस्तान इस पे मरा जा रहा था। किसी तरीके से उसको ऐसे मौका मिल जाए कि अमेरिका उसको अपना इत्तेहादी समझे और पाकिस्तान से अपनी अमेरिका जान छुड़ा ले। उसकी वजह यह है कि शुरू से अमेरिका ने कोशिश की है कि पाकिस्तान इंडिया का बैलेंस एक रखें। हालांकि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क था
और शुरू में तो खैर हमारी तरफ ही पॉलिसी का झुकाव था, क्योंकि पाकिस्तान 1950 से उनका इत्तेहादी है। बाद में जब लंबी कहानी को छोड़ें, अब हम आ जाते हैं बाइडन, उनके दौर में शुरू हुआ था, और अब उन्होंने रियलाइज़ ही किया आहिस्ता आहिस्ता कि उनका इन्फ्लुएंस यहाँ ज़ीरो होता जा रहा है। और उन्होंने ये भी देखा है कि इस खत्ते में चाइना का असर बहुत बढ़ रहा है। उन्होंने प्रेशर डाल के देख लिया कि किसी सूरत में पाकिस्तान चीन को नहीं छोड़ेगा। पहले उन्होंने प्रेशर डाला कि हम उन्हें छोड़ दें और अमेरिकन कैंप में आ जाए, हमारी तो शुरू से अमेरिका से दोस्ती है। इस पे बाइडन साहब जो थे उन्होंने फैसला किया कि अगर हिंदुस्तान बहुत नाराज़ होता है कि पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात अगर ना इतने रखें, उसको डाउनग्रेड कर दें, तो शायद हिंदुस्तान उनसे राज़ी हो, जो कि हिंदुस्तान राज़ी था। अभी उन्होंने ये देख लिया कि चाइना जो है वो तो पाकिस्तान की सूरत में उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर वो खुद कुट्टी कर लें तो एक ऐसा मुल्क जो कि उनकी तरजीहात जो है ना जी, पुरानी तरजीहात में, और उसको एक किताब में जिक्र किया था डेनियल मार्की ने, जब पाकिस्तान और अमेरिका के हालात ख़राब हो रहे थे तो किताब का नाम था नो एग्ज़िट, यानी नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान। और उसकी एक वजह बताई थी। वजह यह थी कि जो भी अमेरिकन पॉलिसी के मेन अहदाफ हैं या इंटरेस्ट हैं, एक है हिंदुस्तान, एक है चीन, एक है गल्फ़, एक है सेंट्रल एशिया, एक है अफ़गानिस्तान, उन सब में पाकिस्तान का एक काफ़ी अहम किरदार है। तो उनका ये कहना था कि अमेरिका को पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकेगा, ये उन्होंने तज्जिया करके कहा था। उसके बाद अमेरिका ने कोई हथियार हमें नहीं दिए। हम पे ये हो गया कि जब अमेरिका हथियार देने को ही नहीं तैयार था तो हमने फैसला किया कि हम चीन से ही हथियार लेंगे। और दूसरी जब अमेरिका ने देना बंद कर दिया तो वेस्ट से इसलिए मिलने कम हो गए कि अमेरिका के लॉ में है कि अगर कोई वेपन्स में उनका कोई हिस्सा हो किसी वेपन सिस्टम में, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती है। नतीजा ये निकला, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हमारा टोटल दारोमदार हो गया चीन पे। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, भारत को भी ये पता चल गया, और अब के उनको ये मेजर लेसन मिला है। हमने 5 दिन लगाए थे 65 की वॉर में एयर डोमिनेंस हासिल करने के लिए, अब के हमें 35 मिनट लगे। आज कमाल हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की, और वो कह रहे हैं मैंने दोनों लीडर्स को कहा फौरन जंग बंद करो, नहीं तो तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे। वो हम तो बड़े खुश हैं भाई, हम तो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया को प्रॉब्लम होगा, टैरिफ तो वहाँ है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा था इंडिया को या प्राइम मिनिस्टर को बैठ के ओवल ऑफिस में, इंडिया इज द टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें क्या तकलीफ है, हम तो ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, मैं तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि ट्रेड बढ़े। तो बड़ी खुशनसीबी है कि एक तरफ ये कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ है, दूसरा ये कि हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। बिल्कुल ठीक। कसूरी साहब, अब जारी बात है दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो सीज फायर का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सीज फायर आपकी नज़र में कितना पायदार रहेगा? इसमें आपने एक बड़ा टेढ़ा सा सवाल पूछ लिया। हालांकि मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान ने सबक सीख लिए होंगे। बदनसीबी से मोदी साहब ने जब वो बरसर इक़्तिदार आए, सारा मैंने डील किया इंडिया से, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे वहाँ बड़े क्रेडिबल 2-3 चैनल्स थे, वो सारे सेठों ने ख़रीद लिए जो मोदी साहब को सपोर्ट करते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया, सारा उनको पुराने जर्नलिस्ट को निकाल दिया, और जो अब नए लाए हैं ये तो बीजेपी और आरएसएस के प्रचारक लगते हैं, चाहे अंग्रेजी बोले या हिंदी, इट मेक्स नो डिफरेंस। अंग्रेजी में भी आपका जहन वही हो सकता है जो उनके 5 चैनल्स हैं, आप उनकी ज़बान देखें तो अजीब व गरीब किस्म की ज़बान बोल रहे हैं। मोदी साहब को हिंदुस्तान की सियासत में तो फ़ायदा हो गया है, क्योंकि वो उनको इलेक्शन जिताए जा रहे हैं, पागल बना रहे हैं भारत की आवाम को। 66% वोट खिलाफ पड़ता है, फिर भी जीत जाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन, लोअर कास्ट हिंदू, सिख, मुसलमान उनके खिलाफ वोट डालते हैं। मोदी ने कहा मुझे तुम्हारे वोटों की जरूरत ही नहीं, मैं तो 33% वोट लूंगा हिंदुत्वा के पक्के, तो तुम्हारा वोट डिवाइड होगा, मेरा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल है इसमें भी तब्दीली आएगी। वेट करना पड़ेगा,
तो अभी मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बिहार का इलेक्शन देखें। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत जो इंटरनेशनल मीडिया में इतना आ गया है, हालांकि भारत का मीडिया लोगों को उल्लू अभी भी बनाया जा रहा है, कहता है हमने पिंडी में ये कर दिया, लाहौर में ये कर दिया, कराची में ये कर दिया। लाहौर में तो पोर्ट भी नहीं है, शायद उन्होंने कब्जा भी खुदा ना करे खाकम बदन कर लिया था कराची और लाहौर के पोर्ट्स पे। अब इस किस्म की जब नालायकी और जहालत फैलाई जाए और उनकी कौम ये समझे कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, वो तो कहते हैं हम जापान से आगे निकल गए, बरतानिया से आगे निकल गए। जब उनको कुछ बताया ही ना जाए, ये ना बताया जाए कि तुम निकले सिर्फ जीडीपी में हो, अभी भी गरीब तरीन ममालिक में तुम्हारा ये शुमार होता है, और जो गरीब तरीन दुनिया के लोग हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं। वो इतने गरीब हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि हमारे गरीबों से भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो उन्होंने पागल बनाया हुआ है, मीडिया उनका साथ दे रहा है। मुझे इसलिए शक है कि वो आहिस्ता आहिस्ता राह रास्त पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट जो रिसेंटली देखने में आया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता और वन ऑफ द फ्यू लीडर्स जो सबसे पहले उससे मिलने के लिए गए, उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल है। बड़ा गर्मजोशी से जाके अमेरिका में उन्होंने उनसे मुलाकात की। लेकिन इस पहलगाम वाकये के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वो गर्मजोशी नहीं दिखाई है मोदी के हवाले से या भारत के हवाले से। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखें, होता ही है कि पॉलिटिशियन की मेमोरी नहीं होती। आई एम सॉरी टू से आई एम अ पॉलिटिशियन, लेकिन आर्मी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन ऑफिस, इनकी मेमोरी होती है। ठीक, दे हैव एन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। अब यही साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, टोटली प्रो इंडिया थे, रूबियो साहब प्रॉपर टोटली ये प्रो इजराइल थे। अब जब इनको स्टेट डिपार्टमेंट से इनके वास्ता पड़ा है, तो इनको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान को निगलेक्ट करना उनके मफाद में नहीं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी जल्दी अंदाज़ा लगाया कि अगर हमने मज़ीद वही तरीका रखा तो पाकिस्तान टोटली चाइना कहलाई बन जाएगा और वेस्ट से कट जाएगा। ठीक। और मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे तजुर्बे पे आज मैं बड़ा खुश हुआ बरतानिया और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा को इकट्ठा देख। मुझे खुशी इसलिए हुई कि जब फॉरेन मिनिस्टर में था तो एक ही सारे दुनिया में 2 सफ़ीर थे जो कभी कभी मुझे इकट्ठा मिलने आते थे, वो बरतानिया और अमेरिका। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका है तो वर्ल्ड पावर, लेकिन बर्रे सग़ीर में और पाकिस्तान के मामलात में वो कंसल्ट करता है बरतानिया को। तो मैं बहुत खुश हुआ कि जब बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी की आज तस्वीर आई इनके साथ, तो बरतानिया वाले जो उनका फॉरेन ऑफिस की मेमोरी है कुछ शेयर करेंगे, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की तो अपनी बड़ी मेमोरी है। हाँ, बुरे हमारे ताल्लुकात रहे हैं। जब अफगानिस्तान की जंग थी उसमें वो कहते थे कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, वो आज की कहानी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत है उसका उनको अंदाज़ा फॉरेन ऑफिस को भी है, और ट्रंप साहब एक कारोबारी हैं, वो जल्द समझ जाते हैं कि भाई चीन को साउथ एशिया में, अगर मैंने ये जो इंडिया को मैं लाया हूँ इस जगह पे इंडो पैसिफिक में, जिसका नाम भी बदल दिया, ये कमाल था प्रेसिडेंट बाइडन का। एशिया पैसिफिक का नाम उन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया हिंदुस्तान को खुश करने के लिए। उनको अंदाज़ा हो गया अगर पाकिस्तान और इंडिया ऐसे ही लड़ते रहे तो इंडिया तो नकारा हो जाएगा। इंडिया क्या खाक देगा चीन के मुकाबले में उनका साथ, अगर पाकिस्तान उनके पीछे लग गया इंडिया के। तो अब उनको समझ आई कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस माशाअल्लाह इतनी ताकतवर है कि वो अपना दिफा भी कर सकती हैं और बवक्ते ज़रूरत उससे कुछ ज़्यादा भी दिखा सकती हैं। जैसे उन्होंने दिखाया कि हमारी जो मिसाइल्स हैं, जिस तरह से उन्होंने तबाही मचा दी। जैसे एक दफ़ा शुरू हो गया ना, पहले तो हमने कोशिश की रिस्ट्रेंट की जो कि होनी चाहिए फॉर न्यूक्लियर पास, लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ ये सारे फैक्टर्स हैं जो चाइना प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दानिशमंदी का फैसला किया। बिल्कुल ठीक है। अब इस सारे मामले के अंदर नरेंद्र मोदी ने आज जब खिताब किया तो पानी के हवाले से भी बात की है। ऑब्वियसली स्टेटस को इस वक्त ये है कि सिंध तास मुआहदा जो है वो ऑलरेडी मुअत्तल है। अब सीज फायर के बाद आपके ख्याल में भारत के इस फैसले की जानिब से या इसका मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं आप? देखिए, यूँ है कि जब बातचीत होगी भारत कहेगा टेररिज्म करो, मैं तो कहूँगा हमें कहना चाहिए टेररिज्म का आइटम होना चाहिए, उसमें कश्मीर होना चाहिए, पानी होना चाहिए।
मैं इसलिए टेररिज्म कह रहा हूँ, वो भी तुम टेररिज्म दहशतगर्द आतंकवाद लगे हुए हो, जितना तुम आतंकवाद दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कर रहे हो, जिसकी हमने प्रूफ भी दिया है। अगले दिन ये ISPR के चीफ ने दिखाई है कि जी वो किस तरह इंडियन मेजर है, वो किसी को कह रहा है भाई ऐसी जगह पे हमला करना कि मैक्सिमम सिविलियंस मरे, एक बस अड्डे पे जाके तुम हमला करो, और हमारा नेटवर्क है बलूचिस्तान तक लाहौर से, तो कुलभूषण हमारे कैद में है, वो इसी काम के लिए आया था। तो हमें तो चाहिए कि हमें टेररिज्म पर डायलॉग करना चाहिए। आज टेररिज्म का गढ़ हिंदुस्तान है, अमेरिका में वो टेररिज्म कराता है, कनाडा में वो कराता है, पाकिस्तान में वो कराता है, पता नहीं और मुल्कों में भी करा रहा होगा जनूबी एशिया के। तो इसलिए टेररिज्म पे बात होनी चाहिए, कश्मीर के बगैर तो बात ही कुछ नहीं। हाँ, पानी का तो एक ऐसी बात है कि तो पागल होगा को बंदा अगर ये समझे कि सिंध टास हो या कुछ हो। सिंध टास तो एक रिटन मुआहदा है, खुशकिस्मती से उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में भी लोअर राइपेरियंस के राइट है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जो अगर पानी की इतनी सिंपल सी कहानी है कि पाकिस्तान में रिपीटेडली कहा गया है कि अगर पानी हमारा रोका गया या मोड़ा गया तो इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। वो भी मैं तो खुद कसूर से मेरा ताल्लुक है, मैं खुद काश्तकार हूँ, और मेरे साथ जो 3-3, 4-4 किलो वाले बेचारे किसान हैं वो तो मर जाएंगे, पानी बंद हो गया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, पश्तून, ये जो खैबर पख्तूनख्वा जो है, इनकी 75% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। क्या तो डेथ सेंटेंस है, पाकिस्तान की कोई हुकूमत बर्दाश्त करेगी? तो सही कहा गया कि अगर हिंदुस्तान नहीं मानता तो वो डैम जो हमारे पानी रोकने को है, मैं दूसरे डैम्स की नहीं बात कर रहा, हम पागल तो नहीं, हम तो नहीं हिंदुस्तान के आवाम को भूखा मारना चाहते कि उनके जो पानी के जखीरे के उनके डैम है, लेकिन जो डैम हमारे दरियाओं पे है, जो हमें एलोकेट हुए हैं इंडस बेसन पे, उनको सिर्फ बिजली बनाने की इजाज़त है। अगर उन्होंने उसको गलत इस्तेमाल किया, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो गलत ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर उन्होंने, जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हम तो ये पानी तुम्हारे बाप का पानी है, ये द माइटी इंडस का पानी है, हज़ारों साल से चल रहा है, इंडस वैली तो पाकिस्तान में है, तुम्हारे पास तो जो है ब्रह्मपुत्र वो गंगा का है, और उनकी तहजीब भी गंगा जमनी तहजीब कहलाती, हमारी तहजीब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो इलाका जिंदा नहीं रह सकता विदाउट वाटर, तो फिर तो जंग होगी। क्या हिंदुस्तान ये चाहता है? तो फिर तो दूसरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब अपनी राय से हमें आगाह कर दें। नरेंद्र मोदी का आज अपनी कौम से खिताब, अब पाक भारत कशीदगी के हवाले से मामला किस तरफ जा सकते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एजाज़ सईद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एजाज़, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसकी पॉपुलैरिटी पहले से कम हो चुकी है, और जंग के अंदर जो वो क्लेम कर रहा था या वो जिस किस्म के टारगेट्स थे उसके, जब वो मीट नहीं कर पाता, और उसके बाद एक राइट विंग जो है वो कितना प्रेशर होता है भारत के अंदर, आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस सीज फायर के ऊपर अब तक एग्री कर चुका है ये कायम और दायम रहेगा आगे चल के? मेरा ख्याल है सीज फायर शायद कायम ना रहे। उसकी वजह यह है कि भारत की तरफ से अभी ही ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि हमारी साइड जो है इसकी तरफ से खिलाफवर्जी हुई है, और हमारी तरफ से भी बताया गया है कि खिलाफवर्जी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुई है। आल्दो के जो गुज़िश्ता रात 9 बजे के बाद से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो आपने इस्तेमाल किया कि इतने पॉपुलर नरेंद्र मोदी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने पॉपुलर नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि वो पॉपुलर बदस्तूर है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मीडिया है उसने एक नैरेटिव कायम किया है, जो कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है और उसका भी नैरेटिव है कि उन्होंने पाकिस्तान में उनके मुताबिक कुछ अस्करी पसंदों के, या जिन्हें वो दहशतगर्द कह रहे हैं, उनके ठिकानों पर अटैक किया है। हिंदुस्तान में ये डिस्कशन ओपनली नहीं हो रही कि लॉस क्या हुआ है हिंदुस्तान को, और इसी वजह से, यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है अभी भी आप अगर ये नहीं कह सकते कि वो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि आम आदमी के ऊपर जो नैरेटिव है वो असर करता है। ठीक,
लेकिन इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली इस वक्त एक अंदरूनी तौर पे ये डिस्कशन ज़रूर जारी होगी कि क्या पाकिस्तान की जानिब से जिस किस्म का रिएक्शन आया, ख़ास तौर पे अगर एयरफोर्स के हवाले से हम बात करें, तो भारत अब ये सोचने पे मजबूर हुआ होगा कि हमें जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था या जो हम समझते थे कि हमें एक एडवांटेज हासिल है पाकिस्तान के ऊपर, वो ऐसा नहीं है। जी देखिए, जो कैलकुलेशन है वो गलत हुई है हिंदुस्तान की तरफ से। वहां पर ज्यादा कैलकुलेशन ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन काफी है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कमजोर है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है, पर्टिकुलरली जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो वो ये सोच रहे थे कि शायद ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन से बिल्कुल उलट हो गया। और वो हुआ ये कि जो जनरल आसिम मुनीर है या तीनों मुसल्लह अफवाज, बिलखुसूस जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, लोग ओवरवेलमिंगली उनके साथ खड़े हो गए। और हमने और आपने देखा कि मैं तो जाती तौर पे जब नूर खान एयरबेस वाली बात आई तो मैं नूर खान एयरबेस चला गया, वहां यहाँ से मेरे घर से थोड़े फासले पर है। तो मैंने लोगों को वहां पर देखा और लोग जुबिलेंट थे, लोग नारे लगा रहे थे और लोग मुसल्लह अफवाज के हक में नारे लगा रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो कैलकुलेशन थी हिंदुस्तान की साइड पे वो गलत हुई है, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ से ये जो एक्ट किया गया है उसने पाकिस्तान में जो मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उनको ज्यादा पॉपुलर कर दिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। एजाज, इस सारे मामले के अंदर जो अमेरिकन इंटरवेंशन है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने तो उसको काफ़ी हद तक वेलकम किया है। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटे में इंडियन मीडिया को अगर मॉनिटर किया जाए और नरेंद्र मोदी की आज की जो स्पीच है अगर उसको भी कंसिडर किया जाए, तो लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन को इंडिया कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबली नहीं ले रहा। जी, हिंदुस्तान में ये थिंकिंग है और राहुल गांधी जो ज़ाहिर है उनकी अपोजिशन में है, बड़े अपोजिशन लीडर हैं उनके, उन्होंने खुल के बता दिया है। उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान का जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये था कि वो पाकिस्तान और चीन को डिवाइड करके रखे। यानी कि बलोचिस्तान में और पाकिस्तान में जो चीनियों पे जो अटैक होते हैं, तो टेक्निकली वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो मकसद ही ये था। उन्होंने मोदी साहब की हुकूमत के ऊपर तनकीद किया कि आपने ये जो स्ट्राइक करके नंबर 1 तो ये किया कि चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया। दूसरी बात ये है कि वो सवाल वहां पे भी उठा रहे हैं कि जी आप किस तरीके से ये सीज फायर मान सकते हैं। वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि जी ये तो कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि सीज फायर जो हुआ हो उसका ऐलान अमेरिका के जो सरबराह हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप वो करें। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब जनवरी में रवां साल 2025 में इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने साउथ एशिया के बारे में अपनी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह की थी और वो पॉलिसी ये थी कि साउथ एशिया में इंडिया उनका दोस्त है और चीन उनका एडवर्सरी है। तो अब आप देखिए कि चीन पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, बेहतरीन दोस्त है, और पाकिस्तान चीन का बेहतरीन दोस्त है। और इनिशियली जो अमेरिका का रिएक्शन था वो तो बेनियाजाना था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये तो मुल्क कई दहाइयों से लड़ते आ रहे हैं, तो मतलब वो इशारा ये था हिंदुस्तान को कि ठीक है आपने जो कुछ किया वो हम बेनियाज हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और आपको पता है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी अमेरिका के पास आई थी और उसके बाद और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो काम किया तो उसके बाद अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको एक्टिव होना पड़ा। रोबियो ने पाकिस्तान में पहले राब्ता किया और फिर हिंदुस्तान में राब्ता किया और चीजों को सेटल डाउन करवाया और इसी वजह से अनाउंसमेंट हुआ। तो ये जो सेटल डाउन हुआ है ये किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की फेवर में नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आप लॉस और गेन की बात करें तो मेरे ख्याल में मोदी साहब ने, मैं पूरी ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा, मैं ऑनेस्टली ये बात कर रहा हूँ कि मोदी साहब ने लूज किया है। मोदी साहब बड़े पॉपुलर थे, अगर वो अटैक ना करते अपनी लेगेसी भी उन्होंने मेरे ख्याल में खराब किया है। मेरे ख्याल में मोदी साहब बदस्तूर पॉपुलर लीडर तो है हिंदुस्तान में, लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी को एक डेंट जरूर लगेगा और लगा है।
एजाज, इसके अंदर एक और एलिमेंट जो अभी आप बात कर रहे थे कि चीन के हवाले से कि वो हमारा एडवर्सरी है, उसके बाद ट्रेड वॉर का भी एक आगाज हुआ, टैरिफ्स बढ़ा दिए गए, दोनों साइड से टैरिफ्स बढ़ाए गए। लेकिन पिछले 48 घंटे में एक और डेवलपमेंट ये हुई कि टैरिफ्स के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान एक ब्रेक थ्रू हो गया। अमेरिका और चीन के दरमियान जो मुज़ाकरा थे उनका एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। तो भारत तो इसी बात के ऊपर एक्चुअली रिलाय कर रहा था कि अमेरिका के और चीन के ताल्लुकात आपस में बहुत ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे और खित्ते में मेरी ज़रूरत जो है, यानी कि भारत की ज़रूरत जो है वो अमेरिका जो है वो उसको समझेगा कि यही मेरा पार्टनर है, ये मेरी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपस में मुज़ाकरात, तो चीन और अमेरिका के ताल्लुकात अगर ठीक होते हैं तो भारत की तो जो यूजेज है या उसकी वाइटैलिटी है इस इलाके में वो तो फिर और कम हो जाएगी। नो डाउट। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम दुनिया में एक अच्छे प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं देखा जाता, खुद अमेरिका में भी, और बहुत सारे उनके ऊपर सवालात भी हैं बीइंग ए पॉपुलिस्ट लीडर। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप मींस बिजनेस। वो पुतिन से भी हाथ मिलाना चाहते हैं, वो नॉर्थ कोरिया में उधर भी हाथ मिलाना चाहते हैं, वो जो गजा और इसराइल का मसला है, फलस्तीन और इसराइल का मसला है, वो भी हल करना चाहते हैं। और आप देखिए कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो उनके साथ बैठे थे जब उन्होंने कहा कि मैं फलस्तीन का मसला हल करना चाहता हूँ, और वो बड़ी एक नई चीज थी उनके लिए भी और बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी थी। तो यही हुआ है हिंदुस्तान के साथ भी, कि हिंदुस्तान यही समझता रहा कि हम बड़े खास हैं, हम बड़े दोस्त हैं। अनाउंस भी किया गया कि हम दोस्त हैं, लेकिन उनकी दोस्ती लिंक्ड थी चीन के साथ। ऑल्दो कि चीन के बारे में भी अनाउंसमेंट है कि एडवर्सरी जो है वो चीन है, लेकिन एट द सेम टाइम ये उनके लिए भी एक हैरानकुन सूरत हाल है हिंदुस्तान के लिए। और ये हिंदुस्तान ने, मैं पूरी ऑनेस्टी से मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि वो वोट लेके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और लोग उनको पसंद वहां पर करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने लूज किया है, जो कि खुद उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए, या कम से कम जब भी हिस्ट्री या उनकी लेगेसी लिखी जाएगी वो अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजक्कर एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।